एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म आपके साइकोलॉजी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। काफ़ी बार ये आपका 2 नंबर में, 5 नंबर में, इवन 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए ये वाला टॉपिक मैं आपका कवर करवा दे रही हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो ईजिली क्लियर हो जाएगा। और ये मेरे सेल्फ रिटन नोट्स हैं, तो इनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। उससे पहले भी आप ये एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि डिफेंस मैकेनिज्म होते क्या है। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो होती हैं वो ऐसी कोपिंग मैकेनिज्म्स होती हैं जो कोई भी इंसान अनइंटेंशनली या इंटेंशनली यानी जानबूझकर या अनजाने में इनको यूज करता है, जिससे क्या होता है कि हम हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होती है उससे कोप अप कर सकें या उस सिचुएशन में डील कर सकें। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो एक बार यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको भी हम देख लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इज अ पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट। ये एक ऐसा पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट है थ्रू विच जिससे एन इंडिविजुअल रिलीव एंजाइटी। एक इंडिविजुअल क्या करता है, एंजाइटी को रिलीव करता है। जो एंजाइटी किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से होती है, जो हमारी क्या करता है, सेल्फ स्टीम को सेट करता है। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म ऐसी क्या कहते हैं, ऐसे पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट है जिनको यूज करता है इंडिविजुअल अपनी एंजाइटी वाली सिचुएशन से डील करने के लिए, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर आने के लिए, जो उसकी सेल्फ स्टीम को सेट करती हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स आर द टेक्निक्स और मैकेनिज्म्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू हैंडल टेंशन और रिड्यूस एंजाइटी और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डिफेंस मैकेनिज्म ऐसी टेक्निक्स हैं या फिर ऐसी मैकेनिज्म्स हैं जिनको इंडिविजुअल अपनी टेंशन और एंजाइटी और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज करता है। ठीक है, अब ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन से टाइप की होती है? एक होता है आपका, एक सेकेंड, एक होता है आपका अडेप्टिव और दूसरी होती है माल अडेप्टिव। ठीक है, एक होती है अडेप्टिव और दूसरी होती है माल अडेप्टिव। तो अडेप्टिव और माल अडेप्टिव दोनों में डिफरेंस क्या है? जो अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो हार्मलेस होती हैं और पॉजिटिव मीन्स होते हैं, मतलब ये आपको हार्म नहीं करते हैं, ये पॉजिटिव रहती हैं। ठीक है, और जो माल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं ये हिंडर रियलिटी, हार्मफुल और अनहेल्दी। ये रियलिटी से एक तो दूर करती हैं पर्सन को, दूसरी चीज ये हार्मफुल भी होती हैं और अनहेल्दी भी होती हैं। अब जब ये डिफेंस मैकेनिज्म आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हार्मफुल है और कैसे हार्मलेस है। मतलब अडेप्टिव और माल अडेप्टिव में आप अच्छे से डिफरेंशिएट तब कर पाओगे जब आपको इनके एग्जांपल्स इजी अच्छे से क्लियर होंगे तो। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं पहले अडेप्टिव वाली। ठीक है, तो अब अडेप्टिव में फर्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, रिप्रेशन। अभी ये रिप्रेशन क्या होता है और रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? तो रिप्रेशन, इसका मीनिंग होता है पुशिंग असाइड नेगेटिव थॉट्स टू स्टे पॉजिटिव। इसमें इंडिविजुअल क्या करता है, पॉजिटिव रहने के लिए अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको साइड में रख देता है या भूल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, फॉर गेटिंग अ फाइट विद अ फ्रेंड बिकॉज इट वॉज टू अपसेटिंग। तो आपकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, लेकिन आप वो लड़ाई इसलिए भूल रहे हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेटिंग थी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिप्रेशन। हमारा जो नेगेटिव थॉट था या जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था थॉट, उसको हमने साइड में रख दिया ताकि हम पॉजिटिव रहें या फिर वो चीज हमें ज्यादा अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका रिप्रेशन का। बट जब हम ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं इनको बहुत ज्यादा टाइम तक यूज कर लेते हैं या फिर बार बार सेम ही चीज को हम रिपीट करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। जैसे अगर हम इसका ओवर यूज करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करेंगे, तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन डीलिंग विद फीलिंग्स मे कॉज इमोशनल बुल्डअप। तो क्या होगा, जब हम इनको बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइम तक अगर हम इसको यूज करेंगे तो उससे हमें डिफिकल्टी होगी डील करने में हमारी ही फीलिंग्स को, और काफी ज्यादा इमोशनल बिल्डअप हो जाएगा। इमोशनल बिल्डअप का क्या मतलब है, जैसे एग्जाम्पल था यहाँ पे कि आपके फ्रेंड से लड़ाई हुई है, बट आप लड़ाई को इसलिए भूल रहे हो क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं अपसेट कर रहा था। बट अगर ये बहुत ज्यादा टाइम तक होगा तो वो लड़ाई भी किसी रीजन की वजह से हुई होगी, एंड आप उस चीज को कभी रिजॉल्व करोगे ही नहीं, ना ही उस प्रॉब्लम को देखोगे कि प्रॉब्लम कहाँ थी, आप बस भूल गए उसको, क्योंकि जिससे आपको जो है वो चीज ज्यादा अफेक्ट ना करे, अपसेट ना करे, तो कहीं ना कहीं वहां पे इमोशनल बिल्डअप भी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम।
नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, मेकिंग एक्सक्यूजेस टू फील बेटर अबाउट अ सिचुएशन। तो यहाँ पे पर्सन क्या करता है, यहाँ पे पर्सन बहाने बनाता है किसी भी सिचुएशन को लेके जिससे उसे अच्छा फील हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, a student says that he failed the test because the teacher was unfair, not because he didn't study enough। तो ये यहाँ पे एक स्टूडेंट है और वो फेल हो गया है टेस्ट में, तो वो क्या कह रहा है कि टीचर उसके साथ अनफेयर थे, मतलब टीचर ने उसकी कॉपी अच्छे से चेक नहीं की या फिर टीचर ने उसको अच्छे से पढ़ाया नहीं, इसलिए वो फेल हो गया। ये नहीं कह रहा है कि वो अच्छे से पढ़ा नहीं इसलिए वो फेल हो गया। तो ये क्या हो गया, रैशनलाइजेशन, मतलब अब एक्सक्यूज दे रहा है कि जिससे उसको अच्छा फील हो सके। ठीक है, तो ये हो गया रैशनलाइजेशन। अब अगर हम इसका बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं तो क्या होगा, अवॉइड फेसिंग द रियल इशू लीडिंग टू लैक ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर पर्सन इसका बहुत ज्यादा टाइम तक क्या होगा, यूज करेगा, तो उससे क्या होगा कि वो अब जो रियल प्रॉब्लम है उससे डील नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है कि बहाने बनाने पे फोकस कर रहा है। तो अगर वो रियल प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहा है, रियल प्रॉब्लम को वो डील करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो क्या है, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आ रही है कि उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिनाइल। तो डिनाइल क्या होता है, डिनाइल में क्या होता है, इग्नोरिंग थिंग्स दैट बोदर यू। तो वो चीजें इग्नोर करना जो कि आपको परेशान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, refusing that you are sick even though you have a fever। तो अभी जैसे आपको फीवर है लेकिन फिर भी आप ये नहीं मान रहे हो कि आप बीमार हो, तो इसमें पर्सन क्या करता है, इसमें पर्सन वो चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करता जिससे उसको परेशानी होगी या फिर वो चीजें जो उसको बॉदर करती हैं तो वो उनको नहीं मानता। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि एक कोई भी मदर है जिसका बेबी जो है वो सिक है, बीमार है, और जो टेस्ट वगैरह हैं वो सारे पॉजिटिव निकले हैं जो दिखा रहे हैं कि बच्चा बीमार है, लेकिन उसकी जो मम्मी है उनको ये चीज पता भी है कि वो बीमार है, बट वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये चीज एक्सेप्ट करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं मान पा रही है, अगर वो मान लेंगी तो उनको और ज्यादा दुख होगा, तो इसीलिए वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि उनका बच्चा बीमार है। तो ये एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है डिनाइल का। या फिर आप ऐसे एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कोई स्टूडेंट है जो कि पढ़ने में काफी अच्छा है, मतलब पढ़ने में अच्छा है, स्टिल वो फेल हो गया है, तो अब वो स्टूडेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि वो फेल हो गया है क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, इवन वो फेल हो गया है तो अब वो मान ही नहीं रहा कि वो फेल हुआ है, वो रिजल्ट ही नहीं मान रहा। तो ये वाला भी एग्जाम्पल हो सकता है डिनाइल का। तो इसमें अगर आप इस वाले जो डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर आप इसका ज्यादा टाइम तक यूज करते हो तो क्या होता है, अवॉइड डीलिंग विद द ट्रूथ कैन लीड टू वर्सनिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या है, पर्सन अवॉइड कर रहा है जो एक्चुअल प्रॉब्लम है या फिर जो एक्चुअल ट्रूथ है उसको मानने में, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम आइसोलेशन। तो आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन कीपिंग इमोशंस सेपरेट फ्रॉम थॉट्स। तो इसमें क्या करता है पर्सन, अब उसके जो भी इमोशंस रहते हैं वो इमोशंस को अलग रखता है उसके थॉट्स से। कैसे, एग्जाम्पल है यहाँ पे, टॉकिंग अबाउट अ सैड इवेंट इट एज इट डज नॉट बोदर यू ऑल। मतलब आप किसी सैड इवेंट के बारे में बात कर रहे हो और ऐसे बात कर रहे हो जैसे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है, ये है आइसोलेशन। मतलब जो इमोशंस हैं उनको हम हमारे थॉट से सेपरेट रख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, इंक्रीज्ड स्ट्रेस, इमोशनल नमनेस एंड डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। तो इससे क्या होगा, अगर हम इसको बहुत ज्यादा टाइम तक इस वाली डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करेंगे तो इससे क्या है, स्ट्रेस बढ़ेगा पर्सन का, इमोशनल नमनेस बढ़ेगी और उसको डिफिकल्टी होगी एक्चुअल जो उसकी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सप्रेशन। तो सप्रेशन क्या होता है, सप्रेशन कॉन्शियसली पुशिंग अवे थॉट्स फॉर लेटर। तो इसमें पर्सन क्या करता है, जो उसके थॉट्स हैं उनको बाद के लिए क्या करता है, वो पुश कर देता है या फिर अलग कर देता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, डिसाइडिंग नॉट टू थिंक अबाउट अ मिस्टेक यू मेड एट क्लास। तो इसमें क्या किया, कॉन्शियसली, मतलब जो पर्सन है सप्रेशन में वो ये चीज कॉन्शियसली करता है, जानबूझ के करता है। तो अभी आपने क्या डिसाइड किया है कि जो गलती आपने क्लास में करी थी आप उसको याद ही नहीं करोगे, उसके बारे में भूल जाओगे।
ठीक है। और अगर हम इसका बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं तो क्या होता है, डिलेइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडिंग टू इमोशनल बिल्डअप, मतलब इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दूसरी चीज, जो इमोशनल बिल्डअप अंदर से जो हमारे इमोशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाएंगे और हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है, रिवर्टिंग टू इमेच्योर बिहेवियर्स टू फील सेफ। इसमें पर्सन क्या करता है, जो रिग्रेशन है इसमें पर्सन क्या करता है, जो इमेच्योर बिहेवियर है, जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, छोटे बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनको कोई चीज नहीं मिलती है जो कि उनके मन पसंद की होती है तो वो क्या करते हैं, वहीं पे मतलब रोने लगेंगे, वहीं पे लेट जाएंगे जमीन पे। तो ये सब क्या है, इसको टेम्पर टेंट्रम बोलते हैं। और अगर कोई इसी तरीके के से रिएक्ट कर रहा है, रोने लग रहा है, काफी बड़ा होने के बाद भी अगर कोई एडल्ट पर्सन ये सेम चीज करेगा तो ये फिर बहुत ज्यादा इमेच्योर शो होगा। तो यही होता है रिग्रेशन। जैसे एग्जांपल है, अ चाइल्ड स्टार्ट थ्रोइंग टेंट्रम्स व्हेन दे डोंट गेट देयर वे। तो क्या है, बच्चा जो है, एक बच्चा है तो वो क्या कर रहा है, थ्रोइंग टेंट्रम, वो टेंट्रम शो कर रहा है जब उसको उसके तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है या फिर उसको वो चीज नहीं दी जा रही है जो उसको चाहिए थी। बट अगर जब तक ये बच्चा कर रहा है तब तक ये ठीक लगता है, लेकिन अगर कोई एडल्ट पर्सन यही सेम चीज करेगा तो वो बहुत ज्यादा इमेच्योर शो होगी। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। अगर इसको बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो क्या होगा, हिंडर पर्सनल ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। तो इससे क्या होगा, जो भी पर्सन है उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी और मेच्योरिटी नहीं आएगी उसको। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, एक्टिंग अपोजिट टू हाउ, एक सेकेंड, एक्टिंग अपोजिट टू हाउ यू रियली फील, मतलब आप जैसा फील करते हो उसका जस्ट अपोजिट आप शो कर रहे हो। तो ये होता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, प्रिटेंडिंग टू बी रियली नाइस टू समवन हु रियली डिसलाइक समवन यू डिसलाइक। तो इसमें क्या है कि आप जैसे किसी पर्सन, इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट पर्सन शो करता है। जैसे अगर कोई पर्सन है उसको पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी इंसान है जिसको दूसरा पर्सन नहीं पसंद आ रहा है, तो वो क्या करेगा, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा या फिर ऐसा दिखाएगा कि वो उसको बहुत पसंद है। तो ये क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। बट अगर कोई भी पर्सन इसका बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करेगा तो उससे क्या होगा, क्रिएट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन इन रिलेशनशिप। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट, पर्सन जो ये चीज शो कर रहा है उसके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट होंगे बहुत ज्यादा और उसको रिलेशनशिप्स में कंफ्यूजन भी होगा। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, सॉरी, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन अट्रीब्यूटिंग योर ओन फीलिंग्स टू समवन एल्स। इसमें क्या होता है कि पर्सन अपनी खुद की फीलिंग्स को किसी और के ऊपर अट्रीब्यूट करता है। जैसे एग्जांपल है, accusing a friend of being angry when you are actually that one upset। तो अभी इसमें क्या होता है, प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है कि पर्सन अपनी गलती नहीं देखता है, मतलब अपनी जो भी उसकी फीलिंग्स है वो दूसरे के ऊपर थोप देता है। क्या करता है, जैसे अगर आप पहले से आपका मूड खराब था, ठीक है, और अभी आप गुस्सा हो रहे हो अपने दोस्त पे कि उसकी वजह से उसको गुस्सा आया, आपको गुस्सा आया, सॉरी, एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। मतलब आप जैसे यहाँ पे आपका पहले से मूड खराब है एंड आपका कोई दोस्त आया जो कि आपसे बात कर रहा है, तो आप उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हो और उसको दोष दे रहे हो, अपने गुस्सा होने का रीजन दे रहे हो, जबकि आपका मूड पहले से खराब था। तो ये होता है प्रोजेक्शन। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, उससे शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे एक एक ऑपरेशन चल रहा था जहाँ पे एक नर्स और एक डॉक्टर थे। अब डॉक्टर की किसी भी मिस्टेक की वजह से वो ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इवन दो वहाँ पे नर्स भी थी, तो डॉक्टर ने नर्स को ब्लेम किया कि आपकी गलती की वजह से ये ऑपरेशन जो है वो अनसक्सेसफुल रहा, मतलब गलती डॉक्टर की थी। बट वो क्या कर रहा है कि नर्स को अक्यूज बना रहा है, नर्स को बोल रहा है कि ये आपकी वजह से हुआ। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्शन, मतलब अपनी खुद की गलती के लिए आप दूसरों को दोष दे रहे हो। अगर हम इसका बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं तो क्या होता है, अवॉइड्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होता है, पर्सनल जो है वो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको अवॉइड करता है, जिससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन, इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेस इनटू फिजिकल सिम्टम। तो इसमें क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस है वो फिजिकल सिम्टम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल है, गेटिंग अ हेडेक व्हेन यू आर नर्वस अबाउट एग्जाम। तो
कन्वर्जन में क्या होता है, आपका जो इमोशनल स्ट्रेस है वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका एग्जाम था और जिस वजह से आप बहुत ज्यादा नर्वस थे, बट उस नर्वसनेस की वजह से क्या हुआ, आपको हेडेक हो गया। क्या हो गया, आपको हेडेक हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। बट अगर ये बहुत ज्यादा टाइम तक यूज होता है तो क्या हो सकता है, इससे पर्सन को इससे लीड टू साइकोसोमेटिक इश्यूज एंड अफेक्ट फिजिकल हेल्थ। इससे क्या है कि साइकोसोमेटिक इश्यूज होंगे। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है, साइको मतलब होता है आपका जो, जहाँ पे ब्रेन और मेंटल स्टेटस की बात आती है, और दूसरा होता है सोमेटिक, यानी कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है। तो साइकोसोमेटिक इश्यूज आते हैं और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएसोसिएशन। तो डिसएसोसिएशन में क्या होता है, डिटैचिंग फ्रॉम रियलिटी टू अवॉइड स्ट्रेस। तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अपने आप को रियलिटी से क्या है, डिटैच कर लेता है या फिर थोड़ा अलग कर लेता है, जिससे उसको स्ट्रेस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन जो है वो डे ड्रीम कर रहा है जब उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो इस सिचुएशन में पर्सन ने क्या किया कि उसके फैमिली में कोई भी इशू चल रहा था या फिर कोई भी फैमिली कंडीशन थी, तो उस वजह से उस पर्सन ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय वो क्या कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा वो डे ड्रीम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिसोसिएशन, कि आप एक्चुअल प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बट उसके चक्कर में आप क्या कर रहे हो, डे ड्रीम कर रहे हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल डिसोसिएशन का। एक्चुअली ये आधा कट गया है, वरना वही चीज सेम लिखी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है अनडूइंग। तो अनडूइंग में क्या होता है, अनडूइंग में पर्सन जो है ट्राई टू मेक अप फॉर अ मिस्टेक रिपीटेडली। पर्सन क्या करता है, अपनी उसने जो गलती करी है उसके लिए वो क्या है, मेकअप मतलब उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। और इसमें भी पर्सन क्या कर रहा है, जो जो भी पर्सन है, मतलब अगर उसने कोई गलती की है तो वो उसके लिए, मतलब उसको, जो उसने गलती करी है उसके लिए वो क्या कर रहा है, अंडू उसको करने की कोशिश कर रहा है कि अब वो गलती हो गई है तो मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वो गलती ना हो, अब जो गलती हो चुकी है। जैसे saying I am sorry over and again after saying something hurtful। तो आपने क्या किया, किसी इंसान को आप बार बार कुछ गंदा संदा बोल दे रहे हो, कुछ ऐसा हर्टफुल बोल दे रहे हो, उसके बाद बार बार सॉरी बोल रहे हो, तो ये क्या है, ये अनडूइंग का एग्जाम्पल है। बट जैसे वही सेम चीज है कि अगर आप इसका बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करते हो तो ये, इससे क्या होगा कि आपके लूजिंग ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स लूज हो जाएंगे और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो और उसके लिए सिर्फ सॉरी बोल रहे हो तो वो चीज ठीक नहीं हो सकती। मान लो आप ऐसा एक्शन ही ना करो जिसकी वजह से आपको सॉरी बोलना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनडूइंग का एग्जाम्पल। तो ये थी आपकी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म, टोटल 10 थी। ठीक है, और भी कई सारी हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी आपकी डिफेंस मैकेनिज्म, एंड इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 डिफेंस मैकेनिज्म एक्सप्लेन की है। अगर कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म जो मैंने इस वीडियो में बताई है अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पूछ लेना, ताकि अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं इसको दोबारा से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर समझ में आई हो तब भी आप कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।